मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सिर्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली और आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट अभी ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस के अंदर। एक बार प्लीज़ वॉइस कंफर्म करेंगे क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? यस प्लीज़। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे। इज इट ओके? क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? प्लीज़ कंफर्म करेंगे, देन वी स्टार्ट द क्लास। वॉइस कंफर्म कीजिए प्लीज़। प्लीज़ बताइए आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? प्लीज़ बताइएगा। वॉइस इंक्रीज हो गई है, कंफर्म करिए कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है। प्लीज़ करें। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, क्या आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है? बस क्लियर है? नॉट ओके। हेलो हेलो। ओके है, यस। हाँ जी, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। क्या टॉपिक हमने कर लिया था कंप्लीट? कॉलन कंप्लीट हो लिया था। वेरी गुड, बताइए आपको। कॉलन क्लासिफिकेशन हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कि कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धतियां पढ़ ली आपने? 3। पहला डीडीसी यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 इट्स यूडीसी, इट्स यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और नंबर 3 पे आपने क्या पढ़ा? कॉलन क्लासिफिकेशन। अच्छा, सबसे सरल पद्धति कौन सी लगी आपको? 3 पद्धतियां पढ़ चुके हैं आप। सरल कौन सी है? तो देखा जाए तो यूडीसी थोड़ी सरल है ना, क्योंकि उसके अंदर लॉजिकली सारी चीजें साफ साफ दिखाई देती है। उसके अंदर कॉलन सरल नहीं है, इसको कठिन नहीं कहते, इसको हम लोग कहते हैं जटिल पद्धति ना। जटिल का मतलब है कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके अंदर रूल्स ज्यादा है, चीजें आपको दे रखी है। और कई बार ऐसी चीजें होती है जहाँ पर रंगनाथन ने अपने हिसाब से जो है सहूलियत दी कि आप डिवाइसेस का यूज कर लें, आप या कॉमन आइसोलेट्स काम में ले सकते हैं, आप सिस्टम्स एंड स्पीशीज काम में ले सकते हैं, और उनको काम में लेकर आप अच्छे, बेहतर और सटीक अंकन जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलन के अंदर ये फैसिलिटी आपको दे रखी है। कॉलन के साथ साथ देखिए, कॉलन के अंदर बहुत गहराई है, और अगर आप देखेंगे वर्गीकरण पद्धति के अंदर तो कई सारी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें दे रखी है।
डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बात करते हैं। रंगनाथन का संपूर्ण जीवन परिचय हमारे सामने है। रंगनाथन ने अपने जीवन में क्लासिफिकेशन को या लाइब्रेरी साइंस को बहुत बड़ा योगदान दिया है और कई सारी एक्टिविटीज उन्होंने करी। किताब उन्होंने लिखी थी, इसका नाम अगर आपको ध्यान हो तो प्रोलोगेमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इस किताब के अंदर रंगनाथन ने बहुत सारी चीजें लिखी। रंगनाथन ने जब कॉलन लिखी तो कॉलन के साथ साथ उनकी ये भी मंशा थी कि लोग कॉलन को सीखें, समझें और कॉलन के अनुसार विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का वर्गीकरण करना सीखें। जब रंगनाथन की इच्छा थी, रंगनाथन ने जब काम किया तो उन्होंने क्लासिफिकेशन से संबंधित कई सारे छोटे छोटे नियम थे, उन नियमों को भी साथ में लिखना शुरू किया। रंगनाथन ने कई सारे चैप्टर्स बनाए और उन चैप्टर्स में उस नियमों को लिखा और उन्हीं नियमों को, उन्हीं सिद्धांतों को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनन्स कहते हैं। कैनन का मतलब होता है उपसूत्र, यानी कि छोटे छोटे नियम। अगर बड़े नियम होंगे तो उनको हम लोग लॉ कहेंगे, सिद्धांत होंगे तो उन्हें हम लोग प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो रंगनाथन ने सारी चीजें दी आपको। रंगनाथन ने पॉस्टुलेट्स भी दिए आपको, प्रिंसिपल्स भी दिए आपको, कैनन्स भी दिए आपको, लॉज भी दिए। कंप्लीटली पूर्णतः विषय का निर्माण किया और विषय का निर्माण करने के लिए रंगनाथन ने बहुत सारी मेहनत करी। तो ये किताब जो है, इस किताब के अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्या नाम है पुस्तक का? प्रोलोगेमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इस पुस्तक के बारे में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, मेरे पास भी किताब है, आप देख सकते हैं, ओरिजिनल कॉपी है इसकी। उस किताब के अंदर नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो उसको, उसके अंदर कई सारी चीजें दे रखी है, उसको पढ़ते हैं तो इतना इजीली समझ में नहीं आता है ना। तो किताब मेरे पास है, आपको दे दूंगा, आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज दिन तक वो किताब मैंने कंप्लीट नहीं करी है ना, किताब 15 साल से मेरे पास है। मैं उस किताब को कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि जब जहाँ जरूरत होती है हम उसके अंदर जाते हैं, उस चैप्टर पे जाते हैं, उस नियम को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, देन उसका जो है मीनिंग निकालते हैं, इतना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीट इस किताब को पूरा पढ़ के, है ना, मैं कंटेस्ट कर लूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके अंदर, किताब के अंदर कई सारी छोटी छोटी चीजें लिखी हुई। हर चैप्टर के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कुछ कैनन्स दे रखे हैं, कुछ रूल्स दे रखे हैं। रंगनाथन ने अपने संपूर्ण जीवन में जितना भी काम किया, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सूत्रों से संबंधित या नियमों से संबंधित, जिसको हम कहते हैं ना नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइब्रेरी साइंस कहते हैं, टाइटल आता है आपके सिलेबस में दरकार, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के आदर्श सिद्धांत, दैट इज नोन एज नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स। उन नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स में से भी एक पार्ट जो है आपका क्या है, कैनन। कैनन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है डब्ल्यूसीबी शेयर्स ने किया और शेयर्स ने अपनी किताब लिखी कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन शेयर्स ने किताब लिखी। किताब रंगनाथन ने नहीं लिखी, लेकिन उस शब्द का प्रयोग तो किसने किया? शेयर्स ने किया, लेकिन शेयर्स के शिष्य रहे रंगनाथन। तो रंगनाथन ने में अपनी किताब के अंदर जो है कैनन शब्द का प्रयोग किया और कैनन का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, क्योंकि शेयर्स ने तो केवल कैनन्स लिखे, किताब का शीर्षक दिया, लेकिन कैनन्स लिखने वाला वास्तविक व्यक्ति जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्लासिफिकेशन आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आपने क्लासिफिकेशन कंप्लीटली पढ़ लिया है। जब पढ़ लिया है तो क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद ही जो है कैनन्स को समझना थोड़ा सा सरल होता है। हालांकि टिपिकल जॉब है, अगर आप कैनन्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कोई बात समझ में आए, कोई बात नहीं समझ में आए, तो मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा बनेगा, उसके हिसाब से तो आपका टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन कैनन को समझने के लिए आपकी पूरी कंसंट्रेशन चाहिएगी। क्लासिफिकेशन आपने कर लिया है, क्लासिफिकेशन हमने क्या क्या एक्टिविटीज करी है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन करने के दौरान जो है हम लोग तीन अलग अलग प्रकार की चीजें करते हैं, तीन अलग अलग हम लोग लेवल्स पर रहते हैं, यानी कि धरातल कहते हैं उसको, प्लेन कहते हैं, और उन्हीं तीन प्लेन के आधार पर जो है कैनन्स बटे हुए। बहुत सीधे शब्दों में कहा जाए तो रंगनाथन ने केवल ये कहा कि क्लासिफिकेशन में उन्होंने कब कब कौन कौन सी चीज काम में ली, जैसे कि उनको लगा कि यहाँ पर डिवाइसेस काम में लेने चाहिए, उनको लगा यहाँ पर फेज रिलेशनशिप काम में लेनी चाहिए, उनको लगा यहाँ पर सिस्टम एंड स्पेशल के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें उन्होंने कैनन्स के रूप में लिखी। कैनन्स वही हैं आपके जो संपूर्ण क्लासिफिकेशन को जो है डिफाइन करते हैं, उसकी जो है उसका विवरण जो है कैनन्स के अंदर लिखा हुआ है। ये कैनन्स केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलन क्लासिफिकेशन से ही संबंधित है। रंगनाथन ने ये लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वर्गीकरण करता है तो उन्हें या उस व्यक्ति को इन कैनन्स की अनुपालना करनी चाहिए, यानी कि इन नियमों की अगर पालना करेगा तो वर्गीकरण अच्छा और बेहतर कर पाएगा। ओके, तो यहीं से कैनन्स स्टार्ट है। कैनन्स की भूमिका तो इतनी ही है। किताब के अंदर लिखा हुआ है, प्रोलोग में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन दे रखा है। किताब के अलग अलग संस्करण है, 3 संस्करण हमारे पास है। पहला संस्करण 1937 के अंदर है, 1937। उसके बाद 47 में नहीं है, 57 और 67 याद रह जाएगा। तो 37, 47, 57 और 67
4 याद रह जाएंगे। 47 हटा दीजिए, तो पहला कब है 33 में, दूसरा कब है 57 में, और तीसरा 67 तो ऐसे याद रहेगा। तीसरा संस्करण लास्ट है आपका 67 वाला, जिसको हम बोलते हैं प्रोलोगेमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये रंगनाथन लिखा क्योंकि 67 में लास्ट संस्करण है और 72 में रंगनाथन की मृत्यु है ना, तो मृत्यु से 5 साल पहले की बात है। तो लास्ट 70 एट द एज ऑफ 75 ईयर्स, तो रंगनाथन की टोटल लाइफ कितनी रही 80 ईयर्स, तो 80 में से 75 ईयर्स थे जब थे, तो 1967 में रंगनाथन ने इसका जो है अंतिम संस्करण जारी किया। उसी को हम लोग प्रोलोगेमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थर्ड एडिशन के नाम से जाते हैं। तीसरा संस्करण हमारे पास है। उस किताब में कई सारे कैनन्स लिखे हुए हैं। कैनन लिखने के पीछे रंगनाथन का केवल मात्र एक ही उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति अगर क्लासिफिकेशन को समझना चाहता है या कॉलन को समझना चाहता है तो क्या पढ़ेगा, वो प्रोलोगेमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ेगा, इस किताब को पढ़ेगा तो बात समझ में आएगी। मेरे साथ जो वाक्य हुआ कि मैं 2008 में बिलीव 2009 में एमली में ना 2010 के अंदर 2010 की बात है, तो मैंने पीएचडी करने की सोची लाइब्रेरी साइंस के अंदर। 2010 में जब पीएचडी करने गया तो अपने होता क्या यूनिवर्सिटी के अंदर ये व्यवस्था होती है कि आप अपने गाइड से मिलेंगे और गाइड से आप चर्चा करके जो है अपना पीएचडी का टॉपिक फाइनल करेंगे। मेरा जो पीएचडी है वो मेरी कॉलन क्लासिफिकेशन के ऊपर है। मैंने कॉलन क्लासिफिकेशन का ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज वेब कॉलन कहते हैं। ठीक है, जैसे वेब डायरी आपने नाम सुना होगा, तो वेब कॉलन जो है मैंने लिखा है उसके अंदर। वेब कॉलन का पूरा पूरा एक मैंने वेबसाइट बनाया है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है उसके अंदर, और अभी भी लाइक उसका बीटा वर्जन चल रहा है, उसके ऊपर कई सारी रिसर्च हो रही है, तो वो उसको मैंने पेटेंट के लिए भी दे रखा है। मैंने मेरी पीएचडी कंप्लीट किसके ऊपर है, वेब कॉलर के ऊपर। वेब कॉलर मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, वेब कॉलर मेरी किताब भी है, मैंने लिखा उसके ऊपर। तो रंगनाथन के इस कॉलर को समझ कर उसके ऊपर काम करने के लिए मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, काम करना शुरू किया। गाइड ने सबसे पहले मुझसे बोला कि आपको क्या टॉपिक पे काम करना है। मैंने कहा सर इस पे कॉलर क्लासिफिकेशन पे काम करना है। उन्होंने बोला इसमें क्या काम करना चाहते हो, मैंने कहा सर इसको ऑटोमेटेड करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से डीडीसी ऑटोमेटेड हो गई है वेब डेबी के नाम से, तो मैं कॉलर को भी ऑटोमेटेड करके वेब कॉलर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, वहाँ तो एक बड़ी संस्थान काम कर रही है, यानी कि आप डीडीसी का जो वेब डेबी नाम से जो वर्जन है उसके पीछे ओसीएलसी लगी हुई है, और ओसीएलसी में कम से कम 550 लोग टीम के अंदर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने परमिशन ली SRELS से, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट से, उनके पास कॉपीराइट है ना। परमिशन ली, कुछ परमिशन मिली कुछ नहीं मिली, फिर भी मैंने काम इसके अंदर प्रारंभ किया, कॉपीराइट उनके पास है। देन उसके बाद जब काम करना शुरू किया तो सबसे पहली बार जब मैं अपने गुरु से मिला तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आपको कॉलन के ऊपर काम करना है, लाइब्रेरी क्लास कितना जानते हो कॉलन के बारे में। तो मैंने कहा सर इतना ही जितना कि किताब के अंदर लिखा हुआ था। बोले इसके ऊपर काम करना है तो कॉलन क्लासिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, एक किताब आती है जिसका नाम है प्रोलोगेमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, आप किताब पढ़े, इससे बात समझ में आई। मैं गया, मैं किताब मार्केट में ढूंढी, मुझे मिली नहीं। फिर मैं सेंट्रल लाइब्रेरी गया यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर किताब एक कॉपी उनके पास थी, मैं वहाँ से किताब को इशू करा के लाया। किताब का नाम लिखा हुआ था प्रोलोगेमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बाय डॉक्टर SR रंगनाथन, थर्ड एडिशन दे रखा था 1967। किताब लेकर आया, किताब को जब मैंने खोला उसके अंदर सब लिखा हुआ था, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उसमें लिखा था कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लिखा था, प्रिंसिपल्स लिखे थे, पोस्टुलेट्स लिखे थे, लॉज लिखे थे, सारी चीजें। कैनन्स को पढ़ने की कुछ किताब को पढ़ने की कोशिश करी, 2-3 दिन किताब को पढ़ने में लगाया, थोड़ा सा समय लगाया, लेकिन किताब में 10, 15, 20, 25 पेज देख भी लिए, लेकिन बात तो समझ में नहीं है उसकी। क्योंकि किताब जो लिखी हुई थी, जो लैंग्वेज उसके अंदर दिखी थी, उस लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करी, किसी प्रकार से मुझे बात समझ में नहीं कि मैंने कहा उसके अंदर हो क्या रहा है। तो मैं अपने वापस अपने टीचर के पास गया, सर से पूछा, मैंने कहा, सर ने बोला किताब को देखा आपने, मैंने कहा जी, इसको पढ़ने की कोशिश करी, मैंने इसको समझ में आया, तो मैंने स्पष्ट किया, मैंने कहा सर समझ में नहीं आया। बोले क्या समझ में आया, मैंने कहा कुछ भी समझ में नहीं आया। थिंग वाज दैट कि मतलब जो रंगनाथन की फिलोसॉफी जो है क्लासिफिकेशन को लेकर, वो सब किसमें लिखी हुई, प्रोलोगेमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किताब के अंदर लिखी। उस किताब को बहुत पढ़ने की कोशिश की, लेकिन समझ में आया। लेकिन जब धीरे धीरे सर ने बताया कि इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, इसको ऐसे पढ़ो, और कुल मिला के रंगनाथन ने जो सोच है, रंगनाथन की जो क्लासिफिकेशन लिखा है, उस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उन छोटे छोटे नियमों को दे रखा है। आप पूरी किताब को पढ़ने की कोशिश मत करो, किसी एक चीज को पढ़ो, एक पेज को 2 पेज को पढ़ोगे, आपको अपने बात समझ में आएगी धीरे धीरे। वो प्रोसेस मेरा आज तक जारी है, इतने साल हो गए, लेकिन अब तक मैं किताब कंप्लीट नहीं कर पाया। कुछ चीजें आज भी समझ से बाहर है, उनको समझने की या इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ। लैंग्वेज, मैं ये नहीं कह रहा कि लैंग्वेज टिपिकल है, लैंग्वेज उसके अंदर ईजी है, लेकिन आप रिलेवेंट नहीं कर रहे ना। तो रंगनाथन की कंप्लीट जो सोच है, दर्शन है, जो फिलोसॉफी है, वो किसके अंदर लिखी हुई, प्रोलोगेमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर कैनन्स लिखे हुए हैं।
कैनन्स को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो 3 वर्गों में इसको हम बांटते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक ही ये, ओके, सो दैट इज कैनन्स ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत है। यहाँ से हम बात शुरू करते हैं अपनी। पहला पढ़ेंगे, आप लिखिए, कैनन शब्द का प्रयोग मूल रूप से नियम, कानून, सिद्धांत, मापदंड इत्यादि के लिए किया जाता है। किससे करते हैं हम लोग? तो कैनन का अर्थ जो है वो किससे है? नियम है, कानून है, सिद्धांत है, मापदंड इत्यादि के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम शेयर्स ने इस शब्द का प्रयोग किया। काम में लेने वाला कौन है व्यक्ति? WCB शेयर्स। एवं बाद में E.C. रिचर्डसन और H.E. ब्लिस ने भी इस दिशा में कार्य किया। यानी कि कैनन शब्द को काम में लेने वाले सबसे पहले तो शेयर्स हैं, इनके बाद में E.C. रिचर्डसन है, H.E. ब्लिस है। परंतु सबसे अच्छा कार्य किसने किया? डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा 1937 में किया गया। ठीक है, तो 1937 के अंदर डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा इस काम को किया गया। ठीक है, इज इट ओके? नाउ देखिए, एक सवाल यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने अपनी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक है? प्रोलोगेमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एडिशन 3 1967 में पुस्तकालय वर्गीकरण से संबंधित कैनन यानी कि सिद्धांतों का वर्णन किया। यानी कि आपको कहाँ मिलेंगे सिद्धांत? आपको तो आपको यहाँ मिलेंगे। दैट इज थर्ड एडिशन आप देख सकते हैं। ये दिस इज द बुक, ये किताब है आपकी, और इसी का नाम है प्रोलोगेमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बुक। आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए, यहीं पर हम लोग बात करते हैं और 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आपको लेकर चलनी है। इसको जितना इजीली आप समझेंगे उतने ही आपको कैनन्स जो है आपको ज्यादा समझ में आए। क्या लिखा हुआ है? कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन, कैनन्स ऑफ वर्बल प्लेन और कैनन्स ऑफ, ठीक है, जितने भी कैनन्स हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। जो प्लेन 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 लिखे हुए ना, प्लेन का मतलब हो गया धरातल। पहला कौन सा है? आइडिया। सेकंड क्या है? वर्बल है। और तीसरा क्या है? नोटेशन। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको आप ये सपोज करें, जैसे मान लीजिए आपको एक किताब लाके मैं दे देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि इस किताब का क्लास नंबर बनाइए, वहीं से बात शुरू होती है। तो सबसे पहले किताब आपके सामने रखी हुई है, उस किताब के लिए क्या करेंगे आप? मेन क्लास ढूंढेंगे। तो आपके मन में क्या आएगा? सबसे पहले विचार आएगा, होगा ना? ये किताब कौन से विषय से संबंधित है? विचारों का ही सुव्यवस्थित और संगठित रूप क्या कहलाता है? विषय कहलाता है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज पढ़ा ना? वापस सारी चीजें इंटरलेटेड होगी तो बात समझ में आएगी। मैंने सबसे पहला टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया है ज्ञान चक्र, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि संपूर्ण ज्ञान जगत जितना भी हमें प्राप्त हुआ ये पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि ये इस पूरी यूनिवर्स के अंदर। तो ये यूनिवर्स है, संसार है, संसार के अंदर हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां देखते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जीव देखते हैं। तो उनको देखने, सुनने, समझने से या उनकी गतिविधियों से हमें विभिन्न प्रकार के विचार जो है हमारे मस्तिष्क में आते हैं, हमारे मन में आते हैं, और इन्हीं विचारों का सुव्यवस्थित और संगठित रूप जो है वो विषय कहलाता है। यानी कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से ही क्या बना है? यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट बना है। तो सबसे पहले आपके मन में विचार आते हैं, और विचार आना जो है ये वर्गीकरण का पहला आधार है। तो मैं आपसे कहूंगा ना, आप चीजों को आपको 2 कैटेगरी में बांटना, मुझे आपको, आप जितने भी लोग मुझे 2 कैटेगरी में बांटना है, तो मैं क्या करूंगा? मेल अलग कर दूंगा, फीमेल अलग कर दूंगा, बॉयज गर्ल्स अलग कर दूंगा, करेंगे ना? तो ये पहले आएगा क्या मन में? क्या आएगा? विचार आएगा। तो ये वर्गीकरण अगर आपको करना है तो वर्गीकरण सबसे पहले विचारों से ही स्टार्ट होगा। तो वो जो धरातल है, वो जो लेवल है, वो कौन सा आपका? वैचारिक धरातल, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडिया प्लेन कहते हैं। समझे आप? तो कुछ ऐसे नियम है जो कि किससे संबंधित है? आइडिया प्लेन से, यानी कि वैचारिक धरातल से। क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको 3 अलग अलग लेवल पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप विचार करेंगे ये पुस्तक ये कौन से विषय की पुस्तक है। रंगनाथन ने विषय को ढूंढने का कोई तरीका नहीं बताया। रंगनाथन ने कहा कि मुख्य वर्ग को तो आप अपने विवेक से ढूंढें। आप समझे ना? किताब के ऊपर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग, तो आपको इंजीनियरिंग मेन क्लास में जाना है। यही अगर आप डीडीसी में काम कर रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे? इंजीनियरिंग लिखा हुआ तो कौन सी मेन क्लास में जाएंगे? सही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ जाएंगे आप? इंजीनियरिंग मतलब 6 में जाएंगे, मतलब टेक्नोलॉजी में जाएंगे आप। तो ये आपने विचार किया तभी तो आपने आंसर दिया। मेरी बात समझे? तो हमने क्या करा?
ये जितने भी क्लासिफिकेशन थे उन्होंने क्या करा, वर्ग बना दिया ना। अब आपसे कह रहे हैं आप जाओ उसके अंदर। मैं आपसे कहूँ कि जैनिज्म, तो अगर कॉलन की बात करूंगा तो कहाँ जाओगे आप, क्यू में। और डीडीसी की बात करूंगा तो कहाँ जाओगे आप, 2 नंबर। रिलीजन है ना, आप 2 नंबर में जाओगे, 2 नंबर डेट इज रिलीजन। और यहाँ पर जाओगे तो कहाँ जाओगे आप, यहाँ पे क्यू में जाओगे। तो जैसे ही बोल रहे हो तो आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहे हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आप वैचारिक धरातल पे विशेषताओं के आधार पर आप चीजों को वर्गीकृत करते हैं। तो विशेषताओं से संबंधित जो कैनन है वो कहाँ पर आएंगे, पहले फेज में आएंगे, दैट इज नोन एज कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन। वैचारिक धरातल है आपके मन में। सबसे पहले जब आप वर्गीकरण प्रारंभ करते हैं तो वर्गीकरण में सबसे पहले आपके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। तो ये आपका वैचारिक धरातल है, आपने कर लिया। देन विचार आएंगे आपको, तो आप चीजों को बांटना शुरू करेंगे, उनको उनके रूप, रंग, आकार, गुण के आधार पर जो है आप बांटना शुरू करोगे। जब आपने बांटना शुरू किया तो आपने एक वर्ग निर्धारित कर लिया कि भाई ये रिलीजन में जाएगा, फिर ये सोशल साइंस में जाएगा, ये एजुकेशन में जाएगा, ये फिजिक्स का पार्ट है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। आपने बांट दिया। जब आपने बांट दिया तो बांटने के बाद जैसे आप बांटेंगे तो एक अपने आप शब्द आपके दिमाग में आएगा। मैंने अभी आपसे कहा ना, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा जैनिज्म, तो आप लेकर आए मेरे पास कि भाई ये जैनिज्म है, तो कहाँ जाएगा, रिलीजन में जाएगा। समझे। मैं आपसे बोलूंगा इंजीनियरिंग, तो आप बोलोगे सारी टेक्नोलॉजी में जाएगा, मेडिकल साइंस, सबका अलग अलग क्या हो रहा। तो जैसे ही विचार विचार किसी एक निश्चित स्थान पर पहुंचेगा तो अपने आप वो शब्द के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे आप। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि टिग्नोमेट्री, कौन सा शब्द दिमाग में है, मैथमेटिक्स आ रहा ना। तो वैचारिक धरातल आपको कहाँ ले जाएगा, शाब्दिक धरातल पर ले जाएगा। नंबर 2 क्या है आपका, समझे बात को। बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। अगर आप मेरी बात को समझ पाएंगे तो कैनन आपके लिए सरल हो जाएगी, और बात को नहीं समझेंगे तो फिर कैनन को रटने के अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं बचेगा। समझे। सबसे पहला क्या है आपका, आपके मस्तिष्क में विचार आएगा। तो विचार आएगा तो विचार से आपको एक विषय मिलेगा, और जैसे विषय मिलेगा तो प्रत्येक विषय का क्या है, आपका एक नाम। यानी कि विषय को हम किससे पहचान रहे हैं, शब्द से पहचान रहे हैं। समान चीजों को हमने एक साथ संगठित किया, और संगठित करने के बाद उसको एक शब्द दे दिया। हमने कह दिया कि भाई ये सब चीजें हैं, इसका मतलब ये फिजिक्स है, ये सब चीजें है तो ये मैथमेटिक्स है, ये सब चीजें है तो ये केमिस्ट्री। आपने अलग अलग तरीके से बांट दिया। इज इट ओके। तो सबसे पहला वैचारिक धरातल। वैचारिक के बाद क्या आएगा नंबर 2 पे, शाब्दिक धरातल। जैसे मैंने आपसे कहा ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री बोलते आपके दिमाग में आ गया मैथमेटिक्स। इज इट ओके। मैं अगर डीडीसी की बात करूं, डीडीसी के अंदर भी अगर मैंने आपसे कहा क्रिकेट बोला, कहाँ जाएंगे आप, 7 8, आप जा रहे हो ना, आप आर्ट में जा रहे हो। तो ये क्या होगा, शाब्दिक धरातल है। आप शब्दों पे जा रहे हो, आप आर्ट में जा रहे हो, फिजिक्स में जा रहे हो, केमिस्ट्री में जा रहे हो, आप साइंस में जा रहे हो, प्योर साइंस में जा रहे हो, आप रिलीजन में जा रहे हो, तो शब्दों पे जा रहे हो ना। तो संपूर्ण ज्ञान जगत को हमने किस में बांट दिया, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, और हर टुकड़े को हमने क्या कर दिया, एक शब्द दे दिया, और वो शब्द ही जो है वो विषय है। सब्जेक्ट का डिटर्मिनेशन यानी कि विषय का निर्धारण का हो रहा है शाब्दिक धरातल पे। लेकिन एक क्लासिफिकेशनिस्ट जो है या एक लाइब्रेरी साइंस का व्यक्ति है, वो शब्दों से भी आगे बढ़ चुका है। यानी कि मैं आपसे कहूंगा, एक नॉर्मल व्यक्ति से पूछूंगा, एक आम व्यक्ति से पूछूंगा कि भाई हम बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक की बात कर रहे हैं, हम जैनिज्म की बात कर रहे हैं, हम बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो बोलेगा भाई ये तो रिलीजन है ना। लेकिन एक लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी साइंस का व्यक्ति क्या बोलेगा, बोलेगा ये तो क्यू है। उसके लिए क्या है, क्यू। आप आगे बढ़ गए ना, भाई उसके लिए रिलीजन है, लेकिन आपके लिए क्या है, क्यू है। अगर कॉलन के रेस्पेक्ट में पूछूंगा या डीडीसी के रेस्पेक्ट में पूछूंगा तो आपके बोलोगे ये तो 2 नंबर है, 200। इज इट ओके। आप आगे बढ़ रहे हो। तो वो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आप संकेतों पे चले गए, आप समझ गए। शब्दों से भी आप किस पे चले गए, आप संकेतों पे। तो ये तीसरा धरातल आपका क्या लिखा हुआ, कैनन्स ऑफ नोटेशन, यानी कि सांकेतिक धरातल। समझे बात। अब तीनों चीजें, सबसे पहले क्या आएगा मन में, विचार आएगा, विचार से शब्द आएगा, और शब्द से संकेत। क्लासिफिकेशन यही तो है आपके सामने किताब रखी हुई, किताब के ऊपर टाइटल लिखा हुआ, उस टाइटल को देखते आपके मन में क्या आएगा, विचार आएगा, विचार से आप शब्द बनेगा, और शब्द से क्या बनेगा, संकेत बनेगा। तो संकेत तो क्लास नंबर है, आप समझे। संकेत क्या है, क्लास नंबर है। तो यानी कि आपने नेचुरल लैंग्वेज को आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। रंगनाथन ने कहा कि 3 तरह की चीजें हैं। सबसे पहले मन में क्या आएंगे, विचार आएंगे, विचार के बाद शब्द आएंगे, और शब्दों से आप क्या बनाओगे, आप संकेत बनाओगे। ये क्लासिफिकेशन। इज इट ओके। तो तीनों चीजें हैं, हम तीनों चीजों को लेकर चल रहे हैं। हम लोग आइडिया प्लेन की बात कर रहे हैं, हम लोग वर्बल प्लेन की बात कर रहे हैं, और हम लोग
नोटेशनल प्लेन की बात करें तो तीनों से संबंधित है, अलग अलग प्रकार के कैनन से आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगा। आइडिया प्लेन से संबंधित 15 कैनन है, वर्बल प्लेन से संबंधित 4 कैनन है और नोटेशनल प्लेन से संबंधित 24 कैनन। कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15, 4 और 24, इट इज 43। याद रह जाएंगे, देयर आर 43 कैनन्स हैं। 43 कैनन्स के बारे में हम लोग विस्तार से बात करें। मैं एक एक करके आपको सारे के सारे कैनन्स जो हैं एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम में क्या सवाल आएगा, अगर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको हाथों हाथ क्वेश्चन भी दे दूंगा और वो आपका क्वेश्चन भी हाथों हो जाएगा, आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कैनन ऑफ आइडिया प्लेन, देन उसके बाद वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। यहाँ पर देखिए संख्या कितनी टोटल, इट्स 43 है। अब पहले हम बात करते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने विषयों को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप देने के लिए कितने लेवल्स बनाए। यहाँ पर दे रखा है कि 3 स्तर दिए, देयर आर 3 लेवल्स, तो 3 स्तर यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं आपका, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन, यानी कि वैचारिक धरातल है, शाब्दिक धरातल है और सांकेतिक धरातल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब एक एक करके बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं आइडिया प्लेन, यानी कि वैचारिक धरातल है आपका। लिखा हुआ ज्ञान जगत के सभी पहलुओं का विश्लेषण, ज्ञान की प्रत्येक वस्तु की संरचना, आयाम, गुणवत्ता, विशेषता, संबंधों के बीच के प्रकार और ताकत के बंधन द्वारा मजबूत, यानी कि आपस में रिलेशंस की बात की जाए, चीजों के बीच में अगर आपस में संबंध है तो ही जो है सबसे पहला बनेगा आइडिया प्लेन बनेगा। आइडिया प्लेन के अंदर क्या क्या चीजें, अब देखिए यहाँ पर कितने कैनन है, आपके सामने कैनन दिख रहे हैं। कौन कौन से कैनन है, आइडिया प्लेन के कैनन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, आप इजीली आप देख सकते हैं। ओके, कौन कौन से आपके पास, एक एक करके देखेंगे आप आइडिया प्लेन की कैनन। पहला क्या दे रखा आपका, कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने कैनन्स इसके अंदर, 4। सेकंड दे रखा कैनन्स ऑफ सक्सेशन, ये इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक और एक्सटेंशन पार्ट है। 4 तो यहाँ पर हो गए, 3 ही हो गए, कितने हो गए, 7 हो गए आपके। देन उसके बाद दे रखा कैनन ऑफ अरे दे रखा है, कैनन ऑफ फॉर चेन दे रखा है और कैनन ऑफ क्या है, रिलेटिव सिस्टम। ठीक है, शीट को देखना आप बंद कर दीजिए, यहाँ पर देखेंगे कि आप कंफ्यूज होंगे तो बात याद नहीं रहेगी, आप थोड़ी देर बाद सारे कैनन सारे जीरो हो जाएंगे आपके लिए, बराबर हो जाएंगे। एक एक करके जैसा सीक्वेंस बता रहा हूँ आप वैसा सुनेंगे तो याद हो जाएगा आपको ना, वो आपके लिए फायदा रहेगा। कंप्लीट हम बात कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर कैनन्स ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। हम केवल उन कैनन्स की बात कर रहे हैं जो कि पुस्तकालय वर्गीकरण से संबंधित है। हम कैनन्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस नहीं पढ़ रहे, हम लाइब्रेरी साइंस के अंदर भी एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण हमारे लिए आवश्यक है, वर्गीकरण हमारे लिए जरूरी है और इस वर्गीकरण के आधार पर ही जो है हम लोग केवल जो है पाठक को अच्छी और बेहतर सर्विसेज या सुविधाएं हम लोग प्रदान कर सकते हैं। अपने यूजर को अच्छी और बेहतर सर्विसेज देने के लिए हम लोग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन करते हैं, सभी को पता है। पहली क्लास से अगर बात करूँ, शुरुआत से मैंने आपसे बात करी तो लाइब्रेरी इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द यूजर। पुस्तकालय एक ऐसे संस्थान है जहां पर हम अपने पाठक को अच्छी और बेहतर सर्विसेज और सेवाएं प्रदान करते हैं। तो पाठक को अच्छी और बेहतर सर्विसेज देने के लिए हमारे पास जितनी भी सामग्रियां हैं उनका व्यवस्थित होना जरूरी है, क्योंकि अगर चीजें व्यवस्थित होगी तो हम न्यूनतम समय में अच्छी और बेहतर सर्विसेज दे पाएंगे, यूजर को अच्छी सर्विसेज दे पाए, इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको किसी न किसी एक वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी कई सारी पद्धतियां हैं जो प्रचलित है, चाहे आप डीडीसी काम में लें चाहे यूडीसी काम में लें। हम फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉलम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो कि रंगनाथन ने बनाई। कॉलन को लिखने के बाद रंगनाथन ने क्या लिखा, रंगनाथन लिखा कैनन्स ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कॉलन कब लिखी, 19 याद है, तो ये कब लिखी कैनन्स, तो बात समझ में आ रही है बात। तो 33 में तो कॉलन लिख दी, लेकिन 1937 में उस कॉलन का एक्सप्लेनेशन लिखा कि कॉलन के अंदर क्या क्या कौन कौन सी चीजें क्यों लिखी गई। तब रंगनाथन ने कैनन्स लिखने शुरू किया। रंगनाथन कहा कि कैनन्स है और कैनन्स आपको जो है ये आपको विस्तारित तौर पे जो है ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कॉलन के अंदर कौन सी चीज मैंने कहां पर क्यों लिखी। तो अगर किसी को कॉलन क्लासिफिकेशन समझनी है तो क्या पढ़े, प्रोलोगोमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किताब पढ़े, इसके अंदर सारी डिटेल्स दे रखी। इसकी साइज कॉलन से भी बड़ी है, विड्थ में भी है ना, ऐसे लेंथ में भी किताब बड़ी है। कॉलन किताब छोटी है और ये जो प्रोलोगोमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किताब बड़ी किताब है। इस किताब के अंदर जो है मैक्सिमम कैनन्स जो है यहाँ पर दे रखे, नियम दे रखे। रंगनाथन ने कब कहाँ क्यों कौन सी बात की है उस बात का एक्सप्लेनेशन जो इस किताब में।
और ये जो आप कैनन्स पढ़ रहे हैं, ये कैनन्स ही आपके क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन। जितने भी कैनन्स हैं, हमने 43 कैनन्स का नाम लिखा, जितने भी कैनन्स हैं, इन कैनन्स को मूल रूप से हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, याद रहेगा। पहला कैनन्स ऑफ आइडिया, सेकंड वर्बल, और तीसरा, क्लियर है ना आपको? तो ये याद रहेगा आपको। मैं आपको उसी तरीके से समझा रहा हूँ ताकि इसी सीक्वेंस में आपको याद रहे। तो आइडिया प्लेन क्यों? कि सबसे पहले किसी भी चीज को वर्गीकरण करने से पहले मन में, मस्तिष्क में विचार आने जरूरी है। विचार आएंगे तो हम शब्दों तक पहुंचेंगे, और शब्दों से हम संकेतों पर पहुंचेंगे। इज इट ओके? इन 3 टुकड़ों में हमने बांट रखा। अब 3 टुकड़ों में जब बांट रखा था, हम पहले की बात करें, अभी फिलहाल हम आइडिया की बात करें। मैं शाब्दिक धरातल की या सांकेतिक धरातल की बात ही नहीं करूंगा। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना हो तो आपके मन में जितने भी विचार आते हैं और उन विचारों से संबंधित जो जो नियम है, जो जो उपसूत्र है, उन्हें हम कैनन्स कहते हैं। तो केवल अगर मैं इसी की बात करूं तो इसके अंदर भी 15 है। अब 15 को भी अगर देखें तो 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 15 को 5 में करेंगे, वो पांचों कैटेगरी अभी आपको याद हो जाएगी। पहली बात, हम पहला कैनन क्या लिखा हुआ? कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब आप बांटना शुरू करोगे तो बांटने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? तो विशेषता। तो बिना विशेषता के आधार पर आप बांट नहीं सकते। अगर आपके सामने कोई दो चीजें हैं और दोनों एक जैसे दिखाई देती, समझे? रूप, रंग, आकार, गुण एक जैसा है, बांट सकते हो? तो बांट ही नहीं सकते ना। किसके आधार पर बांटोगे? तो विशेषता। आप समझ गए? किसी का कलर चेंज है तो आप बांट पाओगे, किसी की हाइट कम ज्यादा है तो आप बांट पाओगे, किसी का फिजिकल अपीयरेंस, किसी का स्ट्रक्चर अगर अलग है तो ही तो बांटोगे आप। मतलब आपको बांटने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? विशेषता। तो रंगनाथन ने कहा कि सबसे पहले क्या है? कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। आपको देखना पड़ेगा विशेषताओं से संबंधित उपसूत्र है। आप विशेषताएं देखोगे तो आप बांट पाओगे, अगर विशेषताएं नहीं देखोगे तो कैसे बांटोगे आप? समझे बात? तो यहाँ से कहानी स्टार्ट है। कैनन, तो हम लोग बात समझ में आई। 3 प्लेन है, कौन कौन से आपका? आइडिया, वर्बल, नोटेशन। अभी आप वर्बल नोटेशन को भूल जाए, अभी हम सिर्फ किसकी बात करें? आइडिया की बात करें। यानी कि ये सब कुछ थॉट प्रोसेस, सोचने वाली बात है। और वर्गीकरण करना है तो सोच से ही प्रारंभ होगा। आप सोचोगे तो ही बांट पाओगे आप चीजों को। तो गहराई से आपको क्या करना है? आपको सोचना है, यहाँ पर एनालिसिस करना है, आपको विश्लेषण करना है। तो उससे संबंधित कैनन, जो 15 कैनन रंगनाथन ने बताया, 15 छोटी छोटी बातें बताई है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इन्हीं बातों के आधार पर हम चीजों को बांटना प्रारंभ करें। वो सब कुछ जो है किससे संबंधित है? कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन। ओके? तो आइडिया संबंधित बात करें, और यहाँ पर आपने बांटना शुरू किया। तो आइडिया प्लेन के अंदर भी आप देखेंगे तो कितने आपको? देर आर 15 कैनन। 15 कैनन को, और उन 15 कैनन को भी हमने 3 टुकड़ों में बांटा है। कौन कौन से? आप देखें यहाँ पर। फर्स्ट देखिए आप क्या लिखा हुआ? कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके 4 कैनन। यहाँ पे देखें, कैनन ऑफ सक्सेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, कैनन ऑफ अरे है, चेन है, फिलेटरी सीक्वेंस। तो ये पहला पार्ट आपको हो जाएगा। सेकंड, इसके बाद देखिए 15 कैनन्स यहाँ पर है आपका। देन इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट नंबर पे? वर्बल, यानी कि शाब्दिक। शब्दों के आधार पर बात करें, यहाँ पर शब्दों के आधार पर बात करें, लेकिन वर्गीकरण की योजना में उपयोग की जाने वाली शब्दावली के प्रकार तय करने में मदद करता है। प्रचलित शब्द, नवीन शब्द, समानार्थी शब्द, बोलचाल की भाषा वाले शब्दों के उचित प्रयोग से संबंधित नियम। आपको कौन सा शब्द है, हम लोग नवीन शब्द काम में ले रहे हैं, बोलचाल की भाषा वाला, जो समानार्थी शब्द है, इन सब की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। ये कौन से? वर्बल प्लेन। वर्बल प्लेन के कैनन कितने हैं? 4 ही दे रहे हैं। इसके कैनन कम है आपके। पहले वाली कैटेगरी में कितने हो गए? 15। इसमें कितने? 4। 15 और 4 19 हो गए आपके। ओके, तो नेक्स्ट तीसरा प्लेन जो है कौन सा आपका? नोटेशनल प्लेन, यानी कि सांकेतिक धरातल है। सांकेतिक धरातल की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल संकेतों की बात की जा रही है। लिखा हुआ ज्ञान जगत के सभी पहलुओं का विश्लेषण करने के पश्चात वर्गीकरण की योजना तैयार करने के लिए सहायक और व्यवस्थित तंत्र के लिए संकेतन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अगर आपको सिस्टमेटिक काम करना है तो आपको संकेतों की आवश्यकता रहती है, आप काम कर सकते हो। दैट्स एन इंपॉर्टेंट। नोटेशनल प्लेन की बात करते हैं, और नोटेशनल प्लेन के अंदर जो है कितने आपके कैनन्स हैं, ठीक करके बात करते हैं। ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। कितने आपके? 12 बेसिक कैनन से, 5 आपके निमोनिक्स के हैं, 4 आपके ग्रोइंग यूनिवर्स के, और 3 कौन से आपके? बुक क्लासिफिकेशन। यहाँ तक पहुंचेंगे। पहले 24 कैनन यहाँ पे सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी में। एक बार फिर से बात प्रारंभ करते हैं अपनी। इसकी बात करते हैं हम वैचारिक धरातल, आइडियल से हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। और यहाँ पर देखिए आप आइडिया के अंदर कितने? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। देन उसके बाद 3 वापस कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, अरे, चेन और फिलेटरी सीक्वेंस।
कैनन्स का क्या मतलब है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ आपको एक एक करके। पहला क्या दे रखा, कैनन्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि विशेषताओं से संबंधित। विशेषताओं के कैनन्स जो है, पुनः आप देखें कितने हैं, 4 कैनन्स दे रखे। कौन कौन सा है, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ रिलेवेंस है, कैनन ऑफ अ सर्टेन एबिलिटी है, और कैनन ऑफ परमानेंस। केवल आपको नाम याद रखने और कुछ भी नहीं करना। कौन सा हेडिंग क्या है आपका, कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषता है। विशेषता से संबंधित भी 4 कैनन। पहला क्या दे रखा है, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब तो विशेषता में आप सबसे पहले क्या करते हो, डिफरेंशिएट करोगे ना, बांटोगे आप। कैनन समझ में आ रही बात। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होगा, विशेषता। तो विशेषताओं से संबंधित जितने भी नियम हैं, नियम सबसे पहले क्या कहता है आपको, डिफरेंशिएट करने के लिए कहता है। आप दो चीजों के बीच में अंतर करोगे आप, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये पतला है, मोटा है, ये ऊंचा है, नीचा है, ऐसा करोगे आप। पर डिफरेंस ही करना होता है आपको सबसे पहले, तभी तो बटेगा। एक जैसा होगा तो आप बांट ही नहीं पाओगे। तो कहना ये सब करेक्ट विशेषता, तो विशेषताओं में सबसे पहले तो क्या देखोगे आप, अंतर देखोगे, ठीक है। सेकंड क्या देखा आपको, रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब है आपस में संबंधित होना चाहिए। तो आप आपस में बांट, जैसे मान लीजिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उस बात को समझेंगे। संपूर्ण मानव जाति है, मानव जाति को हमने क्या करा, हमने 2 वर्गों में बांट दिया, डिफरेंस कर दिया हमने। एक हमने क्या पुरुष और एक हमने क्या कर दिया महिला कर दिया। तो ये तो हो गया पहला करना, समझ में आ गया आपको, बांट दिया आप, तो ना आपने डिफरेंस किया। सेकंड क्या देखा आपको, रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब आपस में संबंध। अब संबंध होना भी जरूरी है। संबंध इसलिए जरूरी कि हमने हमने मनुष्य को ही बांटा। मनुष्य ये भी अगर मेल है तब भी मनुष्य, और फीमेल है तब भी क्या है, वो आपस में संबंधित है ना। आप समझे ना, भाई मैं ऐसे नहीं बांट सकता है, मैं मनुष्य को और पेड़ को ऐसे अलग अलग नहीं बांट दूंगा, समझ गए आप। मैंने मनुष्य, पूरी संपूर्ण मानव जाति, मैंने उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया, पुरुष अलग कर दिया, महिला अलग कर दिया। तो ये तो पहला कैनन हो गया, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन। जब भी आप वर्गीकरण करेंगे तो रंगनाथ ने कहा इस प्रकार से आप बांटना शुरू करें। सबसे पहले आप डिफरेंस, उनके बीच में भेद देखें, तो ही तो आप बांटोगे। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए रंगनाथ ने कहा कि आपको भेद ढूंढना जरूरी है। लेकिन जिन चीजों में आप भेद करोगे वो दोनों एक ही समूह से संबंधित होनी चाहिए, तो ही तो भेद कर पाओगे आप। तो मैंने कहा ना, बॉटनी और जूलॉजी अलग कर दिया, लेकिन था तो बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को तो बांटा, तो क्या बना, बॉटनी और जूलॉजी बांटा। तो ये क्लासिफिकेशन सही है, ये तरीका सही है। आप समझे बात को। बाकी सब साइंस है, साइंस को बांटा हमने तो ठीक है, साइंस को बांट दिया। साइंस को बांटा, एक को मैंने बनाया फिजिक्स बनाया, एक को मैंने केमिस्ट्री बनाया, एक को मैंने बायोलॉजी बनाया। तो ये वर्गीकरण सही है। साइंस को बांटा, साइंस के 4 टुकड़े करे, 5 करे, फिर उसके बाद किसी और को बांटा, तो ये क्लासिफिकेशन तो ऐसे चलेगा ना आपका। तो ये तो वर्गीकरण है। लेकिन समान चीजों को बांटोगे आप, यानी कि आपस में क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर पे संबंध। इज इट ओके। तीसरा नंबर क्या दे रखा है, निश्चितता। निश्चितता होनी चाहिए, यानी कि निश्चित चीजें आपस में। अगर आप जैसे बांटने शुरू करें, आप सबसे पहले क्या, आपने डिफरेंस कर दिया, आपने कर दिया, आपको निश्चित कर दिया ना। फिर उसके बाद आपने क्या करा, संबंधित, दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित दिया, आपने बांट दिया। देन तीसरा क्या देखा, असर्टेन एबिलिटी और परमानेंट, दोनों के अंदर डिफरेंस आता है। यानी कि निश्चित चीजों को आप बांटेंगे, आप अनिश्चित चीज, यानी कि आप जो चीज, जिस चीजों के आधार पर बांट रहे हो वो आपको निश्चित होना चाहिए और स्थायित्व होना चाहिए। आपके उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे बहुत सारे इसमें कई सारे ढेर सारे एग्जाम्पल है निश्चितता के, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, और स्थायित्व के भी एग्जाम्पल, यानी कि समय के साथ साथ जो है वो गुण परिवर्तित नहीं होना चाहिए। समझिए भाई, जैसे बांटेंगे ना, जैसे हम किसी बच्चों को बांटते हैं, ऐसा वर्गीकरण करेंगे। मैं क्लास में अगर जैसे बच्चों को बांट दूं कि भाई इंटेलिजेंट बच्चे हैं और नॉन इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो ये क्या हो गया, ये निश्चितता नहीं हुई। बात समझ गए आप। क्योंकि निश्चित एकदम ट्रू क्लासिफिकेशन नहीं है। समय के साथ क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। जो आज इंटेलिजेंट नहीं है कल वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। आप समझ गए। मैं कहता हूँ स्टेटस के आधार पर बांट दूं कि मैरिड अनमैरिड, तो आज अनमैरिड, कल क्या हो जाएगा वो। आप समझ गए ना, वो आधार नहीं है। आप जब भी बांटे क्लासिफिकेशन जब आप करें तो क्या करें, आप ऐसी चीजों को देखें जो क्या निश्चित हो, और सेकंड लास्ट क्या देखा आपको, स्थायी हो, जिसमें चेंज नहीं हो। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल है, इसमें भी स्थायित्व दे रखा है कि जब आपने क्लासिफिकेशन, जैसे ऑथर का मैंने आपको बताया था इससे पहले, आप क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो। हमने नंबर बनाया था, हेमलेट का नंबर बनाया था।
हेमलेट में लिखा हो शेक्सपियर का नंबर बनाया, तो शेक्सपियर का क्या लिया था हमने? डेट ऑफ बर्थ। तो रंगनाथन ने कहा कि जिस किसी भी व्यक्ति का नंबर बना उसकी डेट ऑफ बर्थ काम में लिखो। तो ईयर ऑफ बर्थ काम में लेना, आपको ईयर ऑफ डेथ काम में नहीं लेना। क्यों नहीं काम में लेना? क्योंकि ईयर ऑफ डेथ फिक्स नहीं होता। अच्छा, जो जीवित व्यक्ति उसका क्या करोगे आप, है ना? लेकिन ईयर ऑफ बर्थ तो सबका फिक्स है। तो वर्गीकरण का आधार ऐसा करें जो कि क्या हो, आपका निश्चित, समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। समय के साथ परिवर्तित हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो निश्चित भी हो और क्या हो, साथ में स्थायी हो। जैसे आप कई सारे जर्नल्स आते हैं, जर्नल्स पब्लिश होते हैं। जर्नल में क्या होता है कि जर्नल का आप देखेंगे आम तौर पे, जर्नल के अंदर जर्नल का पब्लिशर चेंज हो जाता है, लेकिन जर्नल का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। आप समझे ना? जर्नल का क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कि जैसे शोध पत्रिका है तो उसका विषय चेंज नहीं होता, आमतौर पर उसका पब्लिशर चेंज होता है। तो रंगनाथन ने कहा कि आप इन चार चीजों को समझे वापस से एक बार। डिफरेंस, यानी कि आप ऐसे गुण को पकड़े जिससे दो चीजों में भेद किया जा सकता हो। ठीक है। दूसरी बात है, वो आपस में जब आप भेद करोगे, वो जो चीजें जो आप बांट रहे हो आपस में दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, तभी बटेगा। अलग अलग चीजों को नहीं बांटोगे आप। किसी एक ही चीज को आप बांटोगे। जैसे हमने कंप्लीट ह्यूमन को बांटा, हमने एक कैटेगरी बने मेल, एक कैटेगरी बने हमने फीमेल बने, तो यहाँ इट्स ओके, आप बांटेंगे। आपने बायोलॉजी के बांटा तो दो वर्ग बने, आपने एक बनाया बॉटनी, जूलॉजी, लेकिन दोनों मूल रूप से है तो बायोलॉजी। आप इस प्रकार से बांटेंगे। असर्टेन एबिलिटी एंड परमानेंस, जब भी आप जो चीज जिस आधार पर बांटे वो निश्चित होना चाहिए, और वो साथ में क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। समय के साथ वो गुण परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर वो समय के साथ वो गुण परिवर्तित हो गया तो फिर क्लासिफिकेशन का आधार खत्म हो जाएगा। आप समझे? आपने आज तो इस चीज के ऊपर बांट दिया, थोड़े दिनों बाद वो आधार ही चेंज हो गया, तो आप क्लासिफिकेशन करोगे कैसे? वो जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ये चार कैनन जो है आपको ऐसे बताता है। ठीक है। तो किससे संबंधित है ये कैरेक्टरिस्टिक, चार है। इसी का आपको एक्सटेंशन देखेंगे, एक और मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, सक्सेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। इसी को आगे बढ़ाया, इसमें तीन चीजें और दे रही है। पहला क्या देखा, कैनन ऑफ कॉनकॉमिटेंस, यानी कि संलग्न, एक दूसरे से संलग्न हो। कॉनकॉमिटेंस यानी कि आप जब बांटेंगे तो चीजें आपस में, वो जो रिलेवेंट की जो बात है ना, वही बात है। तो यहाँ शब्द, एक्स्ट्रा शब्द रखें, आपको केवल शब्द याद करने हैं। कॉनकॉमिटेंस का मतलब है संलग्नता है आपस में। एक आपका रिलेवेंट सक्सेशन, यानी कि संबद्धता का क्रम होना चाहिए। चीजों को आप बांटेंगे एक दूसरे से आपस में रिलेवेंट है और उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। चीजों को जैसे आप बांट रहे हैं ना, आपने स्पेस टेबल भी पढ़ी है। स्पेस टेबल के अंदर आपने देखा है कि एक नंबर मतलब वर्ल्ड है, दो नंबर मतलब मदर कंट्री है, तीन मतलब फेवर्ड है आपका, चार मतलब क्या है, एशिया, फिर 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 चल रहा है। जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं वो चालू किससे होगी, चार। आप बांटोगे आगे तो उसी में, तो ये क्या रिलेवेंट सक्सेशन चल रहा है, बात समझे? प्लस अनुरूपता क्रम, दोनों एक ही बात है। रंगनाथन ने कहा कि एक आपका रिलेवेंट है, एक आपका क्या है, कंसिस्टेंट। यानी कि आप जब भी अगर चीजों को अगर आप बांटेंगे, उनकी विशेषताओं का आधार पर बांटेंगे, तो उन विशेषताओं के अंदर एक क्रम होना जरूरी है। उस क्रम को लेकर चलेगी और क्रम से ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जितनी भी चीजें आप देखें, कॉलन, अगर आपने शायद मेरे साथ देखी या नहीं देखी मुझे नहीं पता, लेकिन कॉलन के अंदर देखेंगे तो जो सीरीज चलती है उस सीरीज के अंदर एक क्रम लिखा हुआ है। मैंने कल भी आपको बताया था कि कैनोनिकल क्लासेस का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का आपने एग्जाम्पल देखा था, उसमें मैंने बताया था B1, B2, B3 एक क्रम चल रहा था उसके अंदर। उसमें आपको बताया कि ये क्रम है, ये कैनोनिकल डिवीजन है। ऐसे ही जब आप फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स के अंदर भी देखा C1, C2, C3, C4 करेंगे तो वहाँ पर एक क्रम दे रहे। तो ये क्लासिफिकेशन का आधार है। जब आप चीजों को बांटोगे तो आप एक निश्चित क्रम में बांटते। हम जैसे होता है ना क्लास के अंदर, मैं आपसे कहूँगा आपको एक निश्चित क्रम में बांटा, मैं आपको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर दूंगा तभी बटेगा, पहले ए वाला आएगा फिर बी वाला सी। यानी कि क्लासिफिकेशन जब भी आप करें, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आप जब भी बांटे, लेकिन आपको क्रम की आवश्यकता जरूर होती है। आप क्रम में बांटे, और क्रम में बांटना ही सही मायने में जो है क्लासिफिकेशन। तो ये चार और तीन कितने हो गए टोटल, सात। ये सातों कैनन किससे संबंधित है, कैनन्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले तो चार है, तो चार कौन कौन से आपके, पहला डिफरेंशिएशन है ना, देन सेकंड क्या है आपका, रिलेवेंस, तीसरे नंबर पे क्या दे रखा आपको, असर्टेनेबिलिटी, निश्चितता, और फिर है परमानेंस। याद रखेंगे, केवल नाम याद करने हैं, इसके एग्जाम्पल और इसकी ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी। केवल ये सवाल आएगा कि कैनन ऑफ रिलेवेंस जो है, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी जो है,
कैनन ऑफ रिलेवेंस जो है, ओके, ये कैनन कौन से प्लेन से संबंधित है? कैनन ऑफ किससे है? आइडिया प्लेन से। इतना सवाल तो कर लोगे, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आप समझे? तो जितने भी कैनन्स पढ़ा रहा हूँ, अभी किसके पढ़ा रहा हूँ? आइडिया। तो यहाँ पर इन कैनन्स को समझना थोड़ा सा टिपिकल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सब वैचारिक है, सब विचारों में चल रहे हैं कैनन। कैनन का मतलब क्या है? नियम है, सूत्र है ना? ये केवल आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं, और रंगनाथन ने कहा कि आप वर्गीकरण करो तो इन बातों का ध्यान रखें। मैं आपसे कुछ भी कह दूं भाई ऐसा है, इतने बच्चे, इतने लोग हैं, आज गवर्नमेंट कर रही है ना हमको, जितने भी लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या करती है? गवर्नमेंट बांटने की कोशिश करती है। अगर बांटेगी नहीं तो सुविधाएं नहीं दे पाएगी, समझे? तो गवर्नमेंट बांटती ना आपको, गवर्नमेंट करेगी, आप अलग अलग कहते हैं ना, बीपीएल करेगी, है ना? तो आप जैसे कहते हैं ना बीपीएल नॉन बीपीएल, आप करेंगे, एक लाइन खींच दी। अब आजकल एक नया सिस्टम आ गया, ईडब्ल्यूएस कर दिया ना, इकोनॉमिकल वीक क्लास कर दिया। गवर्नमेंट ने हमको जाति के आधार पर बांटा। बेटा ये क्लासिफिकेशन किसका है? गवर्नमेंट की तो है। कोई एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, है ना, ये सब जो ये क्लासिफिकेशन कहाँ से है? ये सरकार ने दिया ना। तो सरकार ने कुछ ना कुछ तो आधार बनाया। सरकार बांटती ना, सीनियर सिटीजन क्या करेगी, 60+ क्या करेगी सीनियर सिटीजन, कभी मतलब एज के आधार पर भी बांट रखा है, ठीक है ना? आपको आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर बांट रखा है, आपको आपकी कास्ट के आधार पर बांट रखा है, आपको आपकी एजुकेशन के आधार पर बांट रखा है। मतलब हर तरीके से ये जितने भी क्लासिफिकेशन हुए हैं ना, इन क्लासिफिकेशन में किसी न किसी चीज को तो आधार बनाया गया ना। तो समझे भाई? आपको सीनियर सिटीजन में क्या करते हैं? आप बांटेंगे 60+, ये बिलो 60, आपको दो कैटेगरी बना दी उन्होंने। किसके आधार पर बांट दिया? एज के आधार पर, जाति के आधार पर। तो कहने का मतलब ये कि जब भी क्लासिफिकेशन हो रहा है तो क्लासिफिकेशन में कोई ना कोई आधार तो बने रहा है। तो पहले यहाँ पर हम बात करें कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखा जाए तो कुल मिला के आपको 7 कैनन्स मैंने आपको बताया है। पहला आपका डिफरेंशिएशन है, आपका क्लियर, आप आपस में एक दूसरे के अंदर आप डिफरेंस करेंगे। सेकंड, अगर जब बांटो हो तो आपस में संबंधित होना चाहिए, यानी कि रिलेवेंट, ठीक है। देन निश्चित और परमानेंट, स्थायी, ठीक है। 4 चीज हो गए, उनमें से 3 और आए कि उन्होंने ये कहा कि भाई ये कैनन तो है, लेकिन इसके बाद में आपस में संलग्नता होनी चाहिए। जब आप चीजों को बांटो तो एक चीज दूसरी से, अच्छा चलो क्लासिफिकेशन की आपने देखा, मैंने रंगनाथन ने सारा मेन क्लासेस में बांट दिया। बी मतलब क्या हो गया? मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। बी मतलब क्या हो गया? मैथमेटिक्स। सी मतलब फिजिक्स। डी मतलब, एफ मतलब टेक्नोलॉजी। ये तो याद हो गया ना आपको? वैसे ही आपने कॉलम तो नहीं, आप उस तरीके से तो नहीं क्लास नंबर नहीं बनाया, लेकिन याद तो हो गई आपको। और भाई बी मतलब मैथमेटिक्स है, सी मतलब फिजिक्स है, डी मतलब इंजीनियरिंग है, ई मतलब केमिस्ट्री। तो मेरा कहने का मतलब जो मैथमेटिक्स पढ़ता है वही क्या पढ़ता है? फिजिक्स पढ़ता है। फिजिक्स वाला क्या पढ़ता है? इंजीनियरिंग। देन केमिस्ट्री, आपस में आ गए। तो ये सब चीजें क्या हो रही है? एक साथ आ रही है। तो रंगनाथन ने जब संपूर्ण ज्ञान जगत को बांटने की कोशिश करी और जब विषय बनाए तो विषयों में भी बी सी डी ई साइंस वाले रखे। दिख रहा है ना आपको? मेलविल डेवी ने भी यही किया। कोई 500 मतलब क्या कर दिया? साइंस कर दिया। 510, 520, 530, 540 फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे बनाया, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये क्या चल रहा है? ये इसमें इन सब के अंदर क्लासिफिकेशन तभी सक्सेसफुल है जब क्या चले उसके अंदर क्रम। बांटने को तो ऐसे ही बांट सकते ना, बी मतलब उन्होंने बना दिया, बी मतलब बॉटनी बना देते, एम मतलब मैथमेटिक्स बना देते, नाम से अच्छा लगता, समझे आप? सी से केमिस्ट्री बना देते, सी से फिजिक्स क्यों बनाया? तो ऐसे भी तो बना सकते थे। रंगनाथन अगर क्लासिफिकेशन करना चाहते थे ऐसे कर देते, तो जो जिस सब्जेक्ट का नाम है उस नाम का पहला अक्षर लेके बना देते, तब भी तो इजी हो सकता था। बात सोची आपने कभी? लेकिन उन्होंने वो क्रम नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि लाइब्रेरी में अगर ऐसा करेंगे तो बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, तो फिजिक्स पढ़ने वाला मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, मैथमेटिक्स वाला केमिस्ट्री किताब आसपास ही ढूंढेगा ना। आप समझे? तो आमतौर पर इसलिए लाइब्रेरी में क्या हो, जब क्लासिफिकेशन हो जाए तो चीजें अपने आप, समान चीजें एक जगह पहुंच जाए। भाई हमने डीडीसी में करा ना 530 फिजिक्स, 540 केमिस्ट्री, तो फिजिक्स पढ़ने वाला केमिस्ट्री पढ़ेगा तो 530 के बाद 54 मिल जाएगा उसके क्लास, 510 मैथमेटिक्स, ऐसे आसपास। मतलब चीजें कहाँ मिलेगी? इर्द गिर्द। क्योंकि उस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या कर रखा है रंगनाथन ने? क्रम डाल रखा है हर क्लासिफिकेशन में। केवल कॉलन की बात नहीं है यहाँ पर, कहा गया कैनन ऑफ कॉनकॉमिटेंस, यानी कि संलग्न हो, आपस में क्या हो, सक्सेशन, यानी कि आप समृद्धता या अनुरूपता का क्या चले उनके अंदर, क्रम चले, समान विषय की चीजें एक जगह आती रहे। यही आपका जेडी ब्राउन ने भी कहा, जिसको हम लोग वन प्लस थ्योरी कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन के अंदर ये कुछ चीजें जो है आपको याद रखना यहाँ पर जरूरी है। मेरे हिसाब से याद हो जाएगा ये। तो दिस इज व्हाट
तो एक दर का कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और कैनन्स ऑफ सक्सेशन, यानी कि ये क्या दर का कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप ये मान के चले कि आपके क्रम, और क्रम कौन कौन से हो, आपका रिलेवेंट सक्सेशन हो, आपका कंसिस्टेंट सक्सेशन और कॉन्कॉमिटेंट सक्सेशन, यानी कि आपका इस प्रकार से सक्सेशन यानी कि आपका क्रम चलता है। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 कैनन से आपको नाम से आपको याद रहना चाहिए। देन उसके बाद क्या आता है, कैनन ऑफ अरे। तो एक आता अरे आता है और एक आता चेन आता है। तो अरे और चेन के अंदर मैं आपको पहले डिफरेंस बता दूं ताकि आपको समझ जरूर हो जाएगा। एक अरे होता है, एक चेन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप देखें यहाँ पर, इसको समझने के लिए आपको अरे और चेन दोनों जरूरी है। पहला दो नाम लिख रहा हूँ आपका, एक है आपका ए आर आर ए वाई अरे, दूसरा क्या आपका, दोनों में अरे बोलूं या चेन बोलूं, दोनों के अंदर क्या है आपका क्रम दोनों में, लेकिन दोनों में फर्क है। कैसे, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 ये लिखा ना, तो ये जो चल रहा है ये क्या चल रहा है, ये एक जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाएगा आपका, इट इज चेन होती है इसमें, 1 2 3 4 से चलेगा। लेकिन इसके अंदर अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4, मैं लिखूँ यहाँ 1 लिखा है, जब 1 के बाद कर दूँ मैं 1 1 1 2 1 3 लिख सकते हैं अपने, क्या 2 के अंदर क्या लिख दूँ मैं 2 1 2 2 2 3 2 4 लिख सकते हैं, 3 1 3 2 कितने लिखा, या 4 1 4 2 4 3, ये भी तो गलत चल रहा है, लेकिन ये क्या है आपका, दिस इज नोन एज, अंतर समझ में आपको अरे और चेन के अंदर ना, ये जो डायरेक्शन है ये क्या है आपका, ये आपका चेन, दिस इज चेन, ये चेन है, ठीक है। लेकिन ये जो चल रहा है आपका इस प्रकार से चल रहा है, ये क्या करेगा आपका, दिस इज नोन एज अरे, ये जो दिशा है आपकी ये आपकी अरे की दिशा, क्रम इसमें भी बन रहा है, क्रम उसमें बन रहा है। अब तरह तरह के क्लासिफिकेशन के लिए आपको दोनों चीजें काम में लेनी पड़ती, आपको अरे भी चाहिए और आपको चेन भी चाहिए। अब बनाया ना हमने स्पेस टेबल के अंदर, क्या करते हैं, 1 नंबर वर्ल्ड, 2 नंबर मदर कंट्री, 3 नंबर फेवर्ड है, 4 मतलब एशिया कर रहे हैं अपन, 4 के अंदर आ गया तो मैं 4 1 4 2 4 3 क्या आ गया, मैं 4 4 क्या आ गया, इंडिया गया, तो इंडिया के अंदर में मैं जाऊंगा क्या आएगा 4 4 नंबर करा 4 4 3 7 क्या लगा हमने, राजस्थान। तो ये जो चल रहा है ये क्या है आपका, ठीक है, और ये जो चल रहा है ये क्या है आपका, इधर ओके। क्लासिफिकेशन में आप जाएंगे तो कॉलम के अंदर आपको ऐसे ढेरों एग्जांपल देखने को मिलेगा, हर क्लास में आपको ऐसे चेन मिलेगी, और चेन के अंदर बीच में क्या है आपका अरे आ रहा है, इज इट ओके। तो अरे से संबंधित नहीं, ये जो ये बनाए हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर अगर मैं अरे बना रहा हूँ या मैं चेन बना रहा हूँ, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, ये चीजों को बांट रहा हूँ ना, यहाँ पर तो इसमें भी कैनन है, तो इसमें कौन से कैनन है और कैसे इसको समझते हैं, तो अरे और चेन के अंदर दोनों में कैनन है, आपको इसको समझेंगे किस प्रकार से। तो अरे के कुछ कुछ कैनन तो किसके हैं, अरे के हैं और कुछ चेन के। पहले अरे वाले समझते, अरे समझ में आ रहा है आपको, 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके जो चल रहा है यहाँ पे देखा, तो अरे के जो कैनन है वो 4 कैनन है, और 4 कैनन क्या कहते हैं आपको, तो बहुत सिंपल सिंपल से कैनन है, केवल आप शब्द याद कर ले। पहले क्या देखा आपको, इसको देखा एग्जॉस्टिवनेस यानी कि सर्वांगीणता, यानी कि अरे के अंदर मतलब ये है कि अरे ऐसी चीज है कि आप अरे काम में लेते हैं, और अरे को अगर आप काम में लेंगे तो आप सर्वांगीण यानी कि सबके नंबर बना सकते हो, आप बना सकते हो ना अपन। तो हमने इंडिया का नंबर क्या कर दिया, इंडिया का नंबर दे दिया मैंने 4 4, अब आगे का नंबर खाली है, मैं करूँ 4 4 0 1 4 4 0 2, 4 4 2 3 4 ऐसे करते रहूँ, तो मेरा 4 4 3 7 कहाँ गया, मैं राजस्थान आ गया। ऐसे यहाँ कोई लिमिट थोड़ी है, 4 अंकों को बनो, 5 को बनो, 10 को बनो, पूरे संपूर्ण जितने भी विश्व में नंबर सबको बना सकता हूँ, हर जगह का नंबर देना चाहूँ। भाई मैंने अभी तो राजस्थान का नंबर दे दिया ना 4437, अब मैंने नंबर बना दिया 4437, ये तो ठीक है, कॉलन पे आगे काम नहीं हुआ, बाकी 4437 किसका नंबर, राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर मान लीजिए कितने कितने डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, कितने 30 33 33 जिले हैं कि 35 है, 33 है, मेरा काम नहीं है, ज्योग्राफी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो 4437, अच्छा ये है तो अपन कर सकते हैं 4437 01 02 03 कर सकते हैं अपन आगे, कोई मना थोड़ी कर रहा है। अगर ऐसे करूंगा आगे नंबर बनते जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने बना दिया, मान लीजिए 4 4 मैं बना दूं 4 4 3 7, और मैंने यहाँ कर दूं यहाँ पर 0 1, ये जयपुर कर दिया मैंने, तो कर दूं यहाँ पर, है भी तो सही, आपने कर रखा ना, आरटीओ ने नहीं कर रखा आपको, 8 ये
01 RJ2 ऐसे करते करते बना दिया राजस्थान सारे। RJ मतलब क्या होगा, राजस्थान हो गया। तो हम कॉलन क्लासिफिकेशन RJ को हम किससे रिप्लेस करते हैं, 4437 से करते हैं, बाकी 443714 ये बन गया जयपुर का नंबर। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक बन गया ना, तो अपन ऐसे बना सकते हैं। इन्हीं चीजों को यूज करके अपन बनाए तो अपने आप बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अरे के अंदर सबसे पहले सबसे खास बात क्या है, सर्वांगीणता। सर्वांगीण का मतलब क्या होता है, सर्वांगीण मतलब सभी, यानी अरे के अंदर आगे कोई अंत नहीं है। अरे ले लिया आपने, तो अरे में क्या है, कोई अंत नहीं, आप उसको धीरे धीरे अगर बढ़ाते रहे और बढ़ा के आप चाहें जिसका नंबर आप ले सकते। इज इट ओके। नेक्स्ट क्या रखा है, एक्सक्लूसिवनेस, विशिष्ट। अरे की खास बात है कि विशिष्ट आपको पहचान में आ जाता है अपने आप। विशिष्टता, विशिष्टता कैसे आ रही है, तो विशिष्टता ये आ रही है कि मैं लिखूँ 4437, अगर कॉलन में अगर किसी से कह दो ये इसका नंबर है, चलो ये कोई बात नहीं, इसका नंबर नहीं, मैं ये नहीं पूछूं, मैं आपसे पूछूंगा 4415, ये कोई नंबर है, कोई नंबर है, ये 4415 कोई नंबर है, और ये लिखा हुआ है आपका स्पेस वाली टेबल में लिखा हुआ है। तो इससे क्या अंदाजा हो रहा है, ये कहाँ का नंबर है, मतलब क्या बात हो रही है, पहचान आ रही है। आप समझ भाई, ये नंबर नंबर आपको दिखा रहा है ना, इस नंबर से या इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि ये नंबर भले कहीं का भी हो, ये बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे हमें केवल ये पता चल रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि ये नंबर किसका है, ये इंडिया का नंबर। इज इट ओके। और बड़ी बात करूं, ये किसका नंबर है, तो ये कम से कम किसका नंबर है, एशिया का नंबर तो है ही है। ठीक है, एशिया का नंबर है, इंडिया का नंबर है, पता चल रहा है ना आपको। तो ये अरे जब भी आप काम लेते हैं, अरे के अंदर क्या होता है, अरे के अंदर क्या होता है, एक्सक्लूसिव यानी कि विशिष्टता होती है, एक्सक्लूसिव नंबर बनता है, अपने आप में एक यूनिक नंबर बनता है जो हमारे काम का होता है। इसी को हम आगे लेकर चले तो अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा चलो ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा 41, ये क्या है, इसके बारे में एक कोई अच्छी बात बताओ जो आप बता सकते हो। एशियन कंट्री, पहुंच गए ना। इसका मतलब एशियन कंट्री को ढूंढना हो तो आप किसमें ढूंढोगे, यानी कि ढूंढने में क्या हो रहा है, इज इट, आपको क्या कर रहा है, ढूंढने में सहायक है ना। भाई मैं आपसे बोलूंगा यार ये किताब है, इसमें से जापान का नंबर ढूंढ के बताओ, ये चाइना का नंबर ढूंढ के बताओ, तो आप ये बात तो जब क्लासिफिकेशन करते हो आपके दिमाग में आने शुरू हो जाती है कि यार चाइना का नंबर है, जापान का नंबर, चालू तो 4 से हो रहा होगा। इज इट ओके। तो ये तो कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई ट्रिग्नोमेट्री का नंबर बताओ, तो ट्रिग्नोमेट्री का नंबर तो आपको पता है बी बी में जाना पड़ेगा। अब वो बी के अंदर जाओगे तो कहने की कहा से B1 B2 B3 यानी चालू किससे हो रहा होगा, तो बी से आप जाओगे तो इजीली आप ढूंढ लोगे ना। तो यानी कि वो भी क्या है, अगर मैं ऐसे बात करूं, मैं आपसे कहूँ कि भाई कैनोनिकल क्लास है, B1 है, ये B2 है, ये B3 है, तो ये बेसिकली है क्या, ये अरे यार चेन तो क्या होती है, ए के बाद बी, बी के बाद डी, अरे तो यही है ना, समझे। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर बोलूंगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री जाओगे तो आप बी से जाओगे ना, आपको पता बी के अंदर ही कुछ मिलेगा, B1 B2 B3, तो कहने का मतलब ये, तो आपको क्या हो रहा है इससे आप, और प्लस सीक्वेंस कैसी है, कंसिस्टेंट, लगातार एक के बाद दूसरी। अगर B1 मैथमेटिक्स का कोई पार्ट है तो B2 भी मैथमेटिक्स का पार्ट है, B3 भी मैथमेटिक्स का। तो ये आपको 4 कैनन यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये चारों कैनन किसके, आपके अरे के। अगर अरे से संबंधित अगर बात करेंगे तो अरे से संबंधित हमें इस प्रकार के कैनन देखने को, कौन कौन से, पहला क्या देखा है, सर्वांगीणता, एक्सक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस यानी कि विशिष्टता, हेल्पफुल सीक्वेंस यानी कि सहायक, कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस यानी सहायक अनुक्रम है, और कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस। इज इट ओके, ये आपके कैनन। नेक्स्ट ऐसे ही कैनन, ये किसके कैनन है, अरे के। तो अरे की कैनन के अलावा चेन के भी है, और चेन के कैनन जो है आपको यहाँ पर 2 दे रखे, कौन कौन से, एक तो दे रखा डिक्रीजिंग एक्सटेंशन दे रखा, और एक दे रखा मॉड्यूलेशन। तो डिक्रीजिंग एक्सटेंशन और मॉड्यूलेशन, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब ये कि आपको जब चेन दे रखी तो चेन के अंदर ये दे रखा आपको, ये चेन बनती, चेन कैसे बनेगी आपकी, ए बनेगी, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे जब आप बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंशन जो है आपको धीरे धीरे घटता जाएगा, समझिए आप। जब आप बनाएंगे तो चेन अपने आप, चेन में जैसे बनेगा, कभी कभी चेन बनेगी किसी की A B C D E F बने, कभी आप बनाएंगे, कभी आपकी चेन का खत्म हो जाएगी,
ए बी सी डी जितनी हो उतनी बनाए, चेन को ज्यादा लंबे करने की जरूरत नहीं है। डिक्रीज एक्सटेंड यानी कि जितनी एक्सटेंड उतरेगी उतनी अपना चेन क्या उतरेगी, धीरे धीरे तो छोटी उतरेगी, आप आगे से आगे बढ़ते जाओगे। क्यों कि आपने अरे बना दिए, तो सारी चीजें किसमें कवर हो जाएगी, आपकी अरे के अंदर कवर हो जाएगी। चेन आप कोशिश करेंगे चेन को क्या करा, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन करें, ठीक है। देन उसके अंदर क्या कर रखा है, अगर कोई चीज नहीं जोड़नी है तो क्या करेंगे आप, मॉड्यूलेट। चेन में नया जोड़ना इजी है एज कंपेयर टू अरे। आप समझे, कोई नई चीज जोड़नी है, आप क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, देन क्या करते हैं आप। तो ये क्लासिफिकेशन का तो सुविधा है, ये क्लासिफिकेशन अंदर सुविधा अगर हमने ऐसा किया तो हमारे लिए इजी है, हम काम करते हैं। और रंगनाथन ने यही काम किया, रंगनाथन ने क्या मॉड्यूलेट करके चले, तो जितने भी थे ए से लेकर जेड तक काम मिले, सारी मेन क्लासेस बना दी उन्होंने। तो ये क्या था, तो ये जितनी भी मेन क्लासेस बनाई है और मेन क्लासेस के बाद भी उन्होंने चेंजेस किया, तो ये आपका डिक्रीजिंग एक्सटेंशन और मॉड्यूलेशन, तो ये दो नाम केवल याद रखने हैं। चेन के आपके दो ही है और अरे के जो है आपके चार है। तो कितने हो गए आपके, चौथा। और देन लास्ट वन है आपका इसके अंदर, पांचवी कैटेगरी आपका क्या लिखा हुआ, कैनन ऑफ फिलेटरी सीक्वेंस। तो फिलेटरी सीक्वेंस के अंदर बनाया कि फिलेटरी सीक्वेंस के अंदर दो, यानी कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर आप ध्यान में रखें कि ये कोई एक्स है, तो अगर आप इसको बनाएंगे तो आप आमतौर पर यहाँ पर फैमिली का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर क्या है आपका वाई है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है आपका जेड है। तो ये बताया इस तरीके से कि जब आप देखेंगे तो ये ऊपर से लेके जब नीचे क्लासिफिकेशन जब भी आप करते हैं तो आपको इस तरीके से आना पड़ता है। और ये तो ये दो तरह के संबंध है, एक संबंध इसमें वाई और जेड में संबंध है, और एक संबंध क्या है इस एक्स और इसके अंदर, दो प्रकार के संबंध हो गए। तो ऊपर नीचे और समकक्ष है ना, तो ऊपर नीचे होगा तो क्या कहलाएगा, अधीनस्थ वर्ग कहलाएगा, और समकक्ष होगा तो क्या कहलाएगा। क्लासिफिकेशन आप हमेशा ऐसा करें कि चीजों को आप बांटेंगे, तो बांटने से आपके दो प्रकार के संबंध बनेंगे। यानी कि जैसे आपने क्या बना, यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पर बायोलॉजी कर दिया, बायो कर दिया मैंने, बायोलॉजी को मैंने किसमें करा, यहाँ पर बॉटनी कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, जूलॉजी कर दिया। अब देखा जाए तो ये दोनों क्या है, बायोलॉजी है, और दोनों आपस में भी संबंधित है। तो ये रंगनाथन ने यहाँ पर फैमिली का एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक दादाजी हैं, दादाजी के चार बेटे हैं, है ना, तो क्या हो गया, चार पुत्र हो गए, और उन पुत्रों के भी आपके पुत्र है, तो सबका संबंध आपस में एक दूसरे से होता है ना। तो जिस प्रकार से परिवार के अंदर अगर हम इस स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं, तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है, और उसी प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन में भी हम इसी प्रकार से बांटना शुरू करते हैं। तो अलग अलग चीजें वर्गों में बटेगी, और बटने के बाद क्या, फिलेटरी सीक्वेंस। फिलेटरी सीक्वेंस का मतलब ये उन्होंने बताया कि आपको आपस में फिल करते हुए पूरा स्ट्रक्चर लेके चलना है। तो क्लासिफिकेशन में आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक फैमिली का एक चार्ट बनता है, उसी प्रकार से आपको क्लासेस का भी चार्ट बना के चलना चाहिए। अब बांटेंगे तो आप देखें रंगनाथ ने करा ना, संपूर्ण ज्ञान जगत क्या बटा, एक को बटा साइंस में, एक को सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में बटा। फिर साइंस के नीचे जाएंगे तो साइंस के अंदर अलग बना, साइंस के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी बनाया। तो वही स्ट्रक्चर पूरा वैसे ही बन रहा है आपका। तो क्या है कि जब जिस प्रकार से ईश्वर ने हमें बांटा है और हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ईश्वर की संतान है, तो एक एक पिता के दो पुत्र हैं, दो पुत्रों के फिर चार, ऐसे करते करते तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर चल रहा है। जिस प्रकार से हायरार्की चलता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चलता है ना, तो उसी प्रकार से आपके क्लासिफिकेशन के अंदर आपको ध्यान रखना कि फिलेटरी सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस को आप फिल करते रहेंगे, और वो सीक्वेंस जो है आपस में एक दूसरे से संबंधित है, और उसी प्रकार से बनेगा। तो उसमें दो प्रकार की चीजें बनेगी, एक तो अधीनस्थ वर्ग बनेगा और एक समन्वय वर्ग बनेगा। यानी कि एक क्या बनेगी आपकी, तो सबऑर्डिनेट क्लासेस बनेगी और एक कोऑर्डिनेटेड क्लासेस बनेगी। तो ये बनने से आपको बनेगा, तो आप जब भी बांटेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर अपने आप बनता जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैनन किससे संबंधित है, कैनन ऑफ आइडिया, ठीक है। अब वापस से जो लिखा है उसको आप, जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो आइडिया का मतलब मैंने आपको बताया कि वैचारिक धरातल की हम लोग बात कर रहे हैं, विचार मन में आ रहे हैं, तो विचार जब आएंगे तो विचारों में हम देखेंगे तो विशेषताएं महत्वपूर्ण, और उसी में हमने बांटना शुरू करा। तो पहला था क्या, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, नाम याद आ जाएगा, कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन ऑफ अरे, कैनन ऑफ चेन, और कैनन ऑफ फिलेटरी, याद आ जाएगा। अब कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे आपके, आप डिफ्रेंशिएट करते हो, आपस में अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो आपस में संबंधित होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, असर्टेन निश्चित होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, है ना, कॉन्कॉमिटेंस होना चाहिए, संलग्न होने चाहिए, ठीक है। देन रिलेवेंट सक्सेशन होना चाहिए आपको, उसमें अनुरूपता और समरूपता क्रम होना चाहिए। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से संबंधित है। 7 कैनन जो है शुरू में वो कैरेक्टरिस्टिक्स से संबंधित है। फिर बाकी अगर आप देखेंगे तो फिर अरे से संबंधित है और चेन से संबंधित है।
अरे वाले भी आपने देख लिया, आपने चेन वाले भी देख लिया आपने। उनके नाम ज्यादा याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, एक एक बार आप पढ़ लीजिएगा नाम नहीं। आपको कैनन ऑफ सवाल आता है, कैनन ऑफ अरे किससे संबंधित है, आइडिया प्लेन। कैनन ऑफ चेन किससे संबंधित है, आइडिया प्लेन। कैनन ऑफ फिलेटरी सीक्वेंस किससे संबंधित है, आइडिया प्लेन। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स किससे संबंधित है, आइडिया प्लेन। अभी तक ये सारे के सारे कैनन थोड़ा सा समझना टिपिकल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। आप बस थोड़ा सा भी आप स्ट्रक्चर याद रख लेंगे तो आपका सवाल एग्जाम में हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा है मैं भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपकी कैनन्स हैं आज की क्लास के अंदर। और कैनन्स में आपके संपूर्ण कैनन को हमने कितने वर्गों में बांटा है, 3 वर्गों। पहला क्या हो गया, इज इट ओके, वैचारिक धरातल है, विचारों को लेकर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट करेंगे इसमें क्लास में हम 5-7 मिनट का ब्रेक करते हैं, इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग चौधरी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग जी। क्लास यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और 10 मिनट बाद जो है आपकी वापस से क्लास स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।